बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज पेट्रोल, डीज़ल, बिजली, गैस और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का फ़ैसला किया है। जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके फ़ौरन बाद या कुछ ही देर बाद खान साहब इस पे ख़िताब करेंगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े शहर हैं उनके अंदर जो प्लेसेस हैं वो आइडेंटिफाई कर दी गई हैं कि जी यहाँ पर लोग इकट्ठे हों और यहाँ पर ख़िताब करेंगे और ये मुज़ाहरा होगा इस वक्त की जो कि एज़ पर इमरान खान साहब एक इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ और इसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ हम बात करेंगे IMF को लेकर, IMF का जो प्लान है उसको लेकर और उसके ऊपर जिस लेवल की कंप्लायंस IMF पाकिस्तान से चाहता है और इस वक्त की हुकूमत से जो कि अपने आप को बड़ी ट्रेंड हुकूमत क्लेम करती रही है कि जी हमें सब कुछ पता है, जब हम हुकूमत में आएंगे तो हमें IMF की दर पर इस तरह नहीं जाना पड़ेगा। चाहे मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इवन मरियम नवाज हो, इन सब का यही बयानिया होता था कि जी हम IMF के पास इस तरह नहीं जाएंगे जिस तरह खान साहब गए। लेकिन आज ये कहा जाता है कि जी ये तमाम जो वादा वही थे, ये इमरान खान साहब की हुकूमत, शौकत तरीन और ये सब लोग करके गए थे और हम अगर इन पे कंप्लायंस नहीं करते तो हमारा जो हालात हैं वो श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, नंबर 1। उसके साथ ये भी कहा जाता है कि जितने भी ममालिक हैं वो तमाम हमसे, जिनके हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, वो रोल ओवर नहीं कराएंगे। सो पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली क्रंच सिचुएशन में आ जाएगा। इसके साथ साथ फैटफ को लेकर एक अच्छी खबर है, अब ऑन साइट विजिट होगा पाकिस्तान का, जिसके बाद पता चलेगा। और अपेरेंटली एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि यह तीसरी दफा है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, लेकिन 4 साल के बाद निकल रहा है। और इसका जो क्रेडिट है, हम तो बड़ी ओपनली इस चीज का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जो रही, हमारे जो रियासती अदारे हैं और जो बाकी के हमारे मेजर अदारे हैं जिन्होंने इसमें काम किया लॉ इन्फोर्समेंट के, उनके ऊपर करेंगे। इसके अंदर जुडिशरी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया, कॉन्विक्ट किया और उसके बाद सजाएं दी, एसेट्स उसके अंदर जो थे वो फ्रीज किए गए, प्रॉपर FIRs कटी गई। वो तमाम लोग जिनको लेकर इंटरनेशनली पाकिस्तान को लेकर क्वेश्चन मार्क थे, उन सबको अरेस्ट भी किया गया और उनको सजाएं भी दी गई। सो इसका क्रेडिट हम लोग तो बड़ी ओपनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते हैं, लेकिन जो आज की हुकूमत है शायद वो थोड़ी सी मुश्किल में है ये क्रेडिट देना, क्योंकि उनके अगर अपने बयानात आप देखें तो जब पास्ट में वो बयानात देते थे वो लगता ऐसे था कि जी ये जो हम फैटफ के रिगार्डिंग जो भी हुकूमत स्टेप्स ले रही है ये सब झूठ है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। और लास्टली जुडिशल कमीशन, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये जो चल रहा है रिजीम चेंज का और क्या यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको लेकर वो कहते हैं जी एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जिसको ISPR भी एंडोर्स करती है कि जी बिल्कुल होना चाहिए, एटलीस्ट पता चल जाए कि रिजीम चेंज हुआ नहीं हुआ और ये क्या साजिश थी। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है यशफीन जमाल ने, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं। मेरे साथ हैं आलिया शाह, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। रिदा सैफी एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करती हैं, तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। यशफीन, आपसे मैं बात का आगाज करता हूं। सबसे पहले जो आज खान साहब अभी कुछ देर के बाद एहतजाज की इन्होंने कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बिजली, गैस, पानी और इंपोर्टेड हुकूमत और उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी इस सारे का एंड रिजल्ट सिर्फ ये है कि जनरल इलेक्शंस कराए जाएं, जो कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि जनरल इलेक्शंस कराए। जी, थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग इब्तिदाइया दिया है प्रोग्राम का, बहुत सारी चीजों में मेरा उस वक्त दिल चाह रहा था कि मैं आपको इंटरप्ट करके कमेंट करूं, लेकिन डेफिनेटली विल टॉक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन उन सब इश्यूज के ऊपर। अभी कमिंग टू द फर्स्ट स्टोरी जो अभी आप बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, एक तो पहले पॉलिटिकल लीडर देखे हैं जो अपनी ही गलत पॉलिसीज की वजह से होने वाले जो इम्पैक्ट्स हैं
मुल्क की मईशत के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर उसके खिलाफ अपने ही कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। मेरे लिए तो ये बात बहुत मज़े का खेज़ है। मैं तो समझने से कासुर हूँ कम से कम, क्योंकि देखें, अगर वो ये कहते हैं, जिसे हम इत्तफाक भी करते हैं कि फैटफ का जो मामला है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम, तमाम तर जो इदारे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करती रही है, उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा, जब हम उससे बात करेंगे, मैं बात करूंगी कि इस हुकूमत का कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन डेफिनेटली जो उनका कंट्रीब्यूशन है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ट्रू। तो अगर वो उनका क्रेडिट है तो उनके दौर में हुआ, तो फिर जो महंगाई, जो मामलात इस वक्त एक्सचेंज रेट के चल रहे हैं, आईएमएफ की जो सिचुएशन एक डेडलॉक में दिखाई देती है, वैसे तो कुछ सोर्सेज से अभी यही खबर है कि इंशाल्लाह अगले जो इंशाल्लाह। 48 आवर्स हैं उसके अंदर भी मामला जो है तय पा जाएगा आईएमएफ के साथ। बट स्टिल जो थोड़ा बहुत डेडलॉक दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ जो गलत हो रहा है, उस जो जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत कैसे नहीं है। ये बात तो एक तो आई वुड रियली लाइक कि आप लें किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और वो हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरह से बात जो है वो होती है। जहां तक बात है आईएमएफ की, आपने अपने इब्तिदाई में कहा जी कि ये जो हुकूमत है वो पहले क्लेम करती थी कि आईएमएफ इज नॉट द वे टू गो, लेकिन अब जब आए हैं तो ये कह रहे हैं जी कि माजी की हुकूमत क्योंकि गई है तो वी डोंट हैव अ वे आउट। देखिए, हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप उनमें से एज अ कंट्री, यहाँ पे पॉलिटिकल रिजीम चेंज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी भी आलमी इदारे को इससे कोई गर्ज नहीं है। आपने एज अ रियासत, एज अ स्टेट, एज अ मुल्क जो मुआहदे किए हैं आपको उनको पूरा करना होता है। और मुझे ट्रू। लगता है कि ये जो पॉलिटिकल एक रिजीम चेंज हुआ है और ये जो मामला है, उसी की वजह से आईएमएफ की भी जो शराइत है वो हम देख रहे हैं थोड़ी मुश्किल है, वो थोड़ी सी एक रिलक्टेंस भी उनके एंड पे नजर आ रही है। तो अगर अब ये हुकूमत नहीं जाती मुआहदे के अंदर, और ये भी एक बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये नया मुआहदा नहीं हो रहा है आईएमएफ के साथ, ये फाइनल ट्रांच है उसी मुआहदे की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऑलरेडी इस मुआहदे के अंदर थी जितना टाइम वो इक्तदार में रहे हैं। बल्कि एक बहुत ही मुश्किल मुआहदा किया आईएमएफ के साथ और फिर उसके बाद उस पर पूरा अमल दरामद भी नहीं किया। ठीक। तो ठीक। एक तो मुश्किल मुआहदे की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, फिर उस पर पूरी अमल दरामद ना करने की वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, जिस तरीके से इन्होंने वहां पे कमिट किया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लगाया जाएगा, इन्होंने ये कहा था कि जनवरी ऑनवर्ड्स हर 15 दिन बाद ₹4 का इजाफा पेट्रोलियम लेवी की मद में पेट्रोलियम मसनूआत पे किया जाएगा। तो आज ये जो हम 30 और ₹60 को रो रहे हैं, इससे बहुत ऊपर ऑलरेडी होती पेट्रोल की कीमत। ये एक तो ठीक। कमिटमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल किया, फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद भी नहीं किया पॉलिटिकली पॉपुलर रहने के लिए। तो आईएमएफ को लेकर आना और ये जो फाइनल ट्रांच है इसको लेना, ये इस वक्त बहुत चैलेंजिंग है मौजूदा पॉइंट आ गया हुकूमत आपका, के लिए। ठीक हो गया। और ठीक, बिल्कुल ठीक है। जी आलिया, आपकी तरफ में आता हूं। ये जो आईएमएफ के साथ मैंने बात तो खैर वो अभी वो उधर से शुरू करनी थी एहतजाज से, लेकिन चले पहले आईएमएफ को कर लेते। ये जो आईएमएफ के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये अब उन्होंने सब्जेक्ट कर दी हैं कि आप ये सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम रिलीज करेंगे अपनी अगली किस्त। सो इट्स सब्जेक्ट टू कि हम लोगों ने उसके ऊपर कंप्लायंस कितनी की है। और आईएमएफ कहता है कि जी पहले जो हमारे साथ आपने वादा वही की थी, मींस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो की थी पेट्रोल की प्राइसेस और ये सब कुछ, आपने उस पर कंप्लायंस नहीं दी, और अगर आप इस पर कंप्लायंस अब भी नहीं देंगे तो चीजें आगे नहीं चलेंगी। इसके अंदर क्रेडिट देने के लिए फैटफ का मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा क्रेडिट देता हूं, इसमें मैं आज की हुकूमत को शायद 5% क्रेडिट दूं, लेकिन ये जो आईएमएफ के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको पूरा ना करने का क्रेडिट आपने किसको देना है और डिस्क्रेडिट किसको करना है? जी बहुत शुक्रिया मंसूर। सबसे पहले ये कि आपका ये जो आपने सवाल किया है, ये एक सवाल और उसके जवाब आप कि देखिए, जब आप उसमें तो आप ये जान लीजिए कि आप आईएमएफ की तरफ से प्लान आप फाइनेंस है या नहीं, इस पे अभी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हुकूमत भी अब यही सोच रही है, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से और भी कुछ गुजारिशात पेश की जा रही और कहा जा रहा है कि ये बात की आलिया की जी आवाज अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अब देखिए कि होता या नहीं होता। और यही वजह है कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमत भी कुछ ऐसे और भी प्लान्स देखती है कि हम क्या कर सकते हैं। कि फर्ज करें कि अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर नो रिटर्न है, जहां पे वापसी नहीं है, कि हमने उनके बहुत सारे जो मुतालबात थे वो मान लिए। जितनी महंगाई इस वक्त मुल्क के अंदर हो चुकी है, अब अगर वो और भी अपने कुछ मुतालबात पेश करें, कुछ और भी डिमांड्स पेश करें, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमसे कुछ मनवाना चाहते हैं। वो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हमसे करवाना चाहते हैं जो शायद पाकिस्तान वो करने की पोजीशन में ना हो। तो उस सूरत में क्या होगा कि उस सूरत में ये होगा कि गवर्नमेंट कोई और ऐसा देखेगी कि क्या करें अब,
तो कोई ना कोई, वो कहते हैं ना कि बी प्लान भी होता है आपके पास। गो के इस सिचुएशन में बी प्लान बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस वक्त मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी ये सोच रही है कि क्या हमारे पास बी प्लान मौजूद है, और अगर उनके पास बी प्लान है तो वो ये देख रहे हैं कि जो अगर कोई ऐसी डिमांड्स आती हैं जो हम नहीं मान सकते अब इसके बाद, तो फिर हमें बी प्लान की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये जो अभी आपने बात की, इसमें ये जो IMF और साथ में फेडअप की हम बात करते हैं, तो जब ये क्रेडिट लेने का मामला होता है, जो आपने कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये जो क्रेडिट है वो क्योंकि 3.5-4 साल उनकी हुकूमत रही, तो उनके अपने कामों की वजह से ही हुआ, तो फिर 3.5-4 साल जो मईशत की बदहाली हुई, तो फिर उसको भी उनको मानना चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि तबाही हुई है वो 2 महीनों में हुई है, और जो खुशहाली की बात है और जो फेडअप की उससे निकलने के चांसेस पैदा हुए हैं, वो उनका क्रेडिट है। तो ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो काम 4 साल में नहीं हुआ, तो देखें शहबाज शरीफ ने आकर या PMLN या ये कोalition गवर्नमेंट ने आकर उसको 2 महीनों में कर दिखाया। तो ये तो नैरेटिव्स हर तरफ से हमें नजर आ रहे हैं क्रेडिट लेने के। और साथ में वो जो स्पेशल सेल की एक बात की जा रही है कि GHQ में एक सेल बनाया गया और उसने भी अपना काम किया। आप तो देखिए, इनकार नहीं किया जा सकता मंसूर, इससे इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये जो फेडअप का मामला है, इसमें दहशतगर्दी इन्वॉल्व है, जो हमने जो बिल्कुल ऐसे ही था। और मामला होता है तो वो हम किसी GHQ या फौज या उसकी मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। तो ये बहरहाल उनको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन इसमें ये भी एक देखने वाली बात है कि जो फेडअप है उसका जो फैसला है वो आना है अक्टूबर तक। तो इसको इस तरीके से ना लिया जाए। हमें आदत है लड्डू खा लेने, हमें आदत है मिठाइयां बांट देने, और इस पे उन्होंने बड़ा एतराज भी किया। जो बात यहाँ पे नहीं की जा रही, उन्होंने इस पे नाराज हुए कि ये एक तरह से फेक न्यूज बनाकर क्यों चलाई गई, जबकि अभी रियलिस्टिक नाम जो है वो अक्टूबर में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल चले, हमने अपनी कंडीशंस पूरी की, वो भी बड़ी अच्छी बात। ओके, बिल्कुल ठीक है। रिदा, आपकी तरफ में आता हूं। ये IMF को लेकर एक सवाल आज ये है कि हम तो कंप्लायंस हुकूमत कहती है जी हमें सख्त फैसले लेने हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सख्त फैसले हुकूमत नहीं ले रही। ये सख्त फैसले एक आम आदमी की जिंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये सख्त फैसलों से लोगों के खाने का जो रिज़्क है वो कम हो रहा है, लोग मुश्किल में हो रहे हैं। आपकी इन्फ्लेशन रोज इंक्रीज हो रही है, आपका इंटरेस्ट रेट रोज इंक्रीज हो रहा है, आपकी मार्केट बेतहाशा फ्लक्चुएशन में है, आपका डॉलर पैरिटी रुपी रेट जो है वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्यों है। तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जी रेट ड्रॉप होना चाहिए, रुपी को स्ट्रेंथन होना चाहिए, लेकिन मार्केट बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रही है। सो इस सारे के अंदर एक आम आदमी क्या करेगा? अब एक आम आदमी, ठीक है जी हम सख्त फैसले ले रहे हैं, इसके बाद क्या हमने करना है? 2,000 रुपया पेट्रोल की मद में दे देंगे, इज दैट इनफ जी? जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी मंसूर फर्स्ट ऑफ ऑल, और तमाम अदर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मेरा सलाम। मंसूर देखें, इसमें हमें थोड़ा सा वाइडली और ब्रॉडर वे में थोड़ा सा सोचने की और इस पर बात करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आम आदमी तो इसमें किधर जा रहा है, और सवाल आम आदमी का ही है। मैं, आप, हम सब जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, हम जो एक लोगों को मालूमात देते हैं, उसका मकसद ही यही है कि आम आवाम के लिए बेहतर से बेहतरीन इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाए मीडिया के थ्रू, और उनका केस लड़ा जाए अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आम आदमी का जो केस है वो कोई भी लड़ने में इस वक्त नाकाम नजर आता है। और असल में प्रॉब्लम इशू ये नहीं है कि IMF से हमारे मुआहदे क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। ये जो मौजूदा इस वक्त रजीम जो चेंज हुई है, जिसमें 13 जमातों के सरबराहान और इंक्लूडेड 13 जमातें मौजूद हैं, जिसमें 4 साबिक वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, 4 वज़ीर ख़जाना माजी के बैठे हुए हैं फेडरल के, और इतने जो अपने आप को अरस्तू समझते हैं सारे, वो बैठे हुए हैं इस वक्त सियासतदान। तो वो अब से 2 महीने पहले जब ये रजीम चेंज हुई है, अवामी मार्च निकाल रहे थे, लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, महंगाई मुकाओ मार्च निकाल रहे थे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राइट नाउ जो हमारे इस वक्त मिफ्ता इस्माइल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त ये कहते थे कि जी 2 रुपए बढ़ाना भी पेट्रोल के ऊपर जुल्म है,
आवाम के साथ नाइंसाफी है, और वो हमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बताते थे, उसी तरह की कैलकुलेशंस जो 2018 में आने से पहले असद उमर साहब हमें बताते थे जब ऐसे ही था, पीटीआई की बिल्कुल गवर्नमेंट आई। ट्रू। तो इस वक्त ये हमें वो कैलकुलेशंस बताते थे और हमें एक कैलकुलेशंस के जाल में अवाम को लाल बत्ती के पीछे लगा के रखते थे, और अवाम जो है वो यही शायद सोच रही थी कि जी खान साहब जाएंगे और ये आ जाएंगे तो ये ठीक है, खान साहब अच्छे हैं, खान साहब की पॉपुलैरिटी है, खान साहब को हम पसंद करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन महंगाई के मामले में और सियासत के मामले में शायद हुकूमत उनसे नहीं चल सकी। तो लोगों का उस वक्त तक नैरेटिव यही था, इस वजह से ये आएंगे, ये बेहतर शायद कर देंगे चीजें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके खान साहब गए, उनकी पॉपुलैरिटी जहाँ नीचे थी उससे ऊपर बूम कर गई, और ये सारे नीचे चले गए बिल्कुल। अभी आप इस वक्त सर्वे करा लें, आपको सारी चीजें क्लियर ग्राउंड पे पता चल जाएंगी, जो कि बिल्कुल हो ठीक, भी रही हैं। बिल्कुल प्लस ठीक। फिर उसके बाद जो है जब ये आए जैसे ही, और इन्होंने आते ही 30 रुपए का झटका, 25 रुपए का झटका, 30 रुपए का झटका, मतलब जहां आप ये कहते थे कि 2 रुपए बढ़ाना जुर्म है और वजीर आजम चोर होता है, और रात की तारीकी में नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है कि रात की तारीकी में जी आप अवाम के जेबों पे डाका डाल रहे हैं, तो वो किधर है इसाकदार साहब जो कि कह रहे थे कि जी आते ही हुकूमत को मैं डॉलर को वापस से फिक्स करूंगा, 130 रुपए पे लेकर आऊंगा। ये उनका स्टेटमेंट है रिकॉर्ड पे जो आजकल उन्होंने कहा। फिक्स ही कर रहे हैं, तो आपने कहाँ देखा है नहीं वो है? अब आजकल फिक्स ही कर रहे हैं वो डॉलर को शायद। जी अब कहाँ गए वो सारे रिस्तु, मुझे से वो बता दे, वो मुझे नजर नहीं आ रहे। प्लस इस सब उसमें एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, एक बहुत ही, मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है इस वक्त मंसूर जो कि मैं उसमें बयान कर सकूं। एक आम आदमी की जिंदगी के लिए जो पिस रही है, जो पिस रहा है एक आम आदमी, पाकिस्तान का एक आम शहरी, हाँ, वो शायद अल्फाज में भी हम बयान नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, आपकी बिल्कुल ठीक। मिडिल क्लास तो इमर्ज कर गई, खत्म हो गई है। लोअर क्लास जो है आप उससे पूछिए उसका क्या हाल है। 2 वक्त की रोटी तो बहुत मुश्किल है इस वक्त, जीना मुश्किल हो गया है, हालत ये सांस लेना मुश्किल हो गया है गरीब आवाम के लिए। प्लस एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि सारी जमन में ना प्राइवेट सेक्टर ना पब्लिक सेक्टर कोई आपकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तैयार तैयार नहीं नहीं है, है, वेरी और राइट, यहाँ पे वेरी आप राइट। पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप कैसे लोगों के साथ कैसे जस्टिफाई करेंगे? करेंगे? रिदा आपका कहाँ है पॉइंट वो आ गया मियां जी, बीबी, और ठीक कहाँ हो है गया, वो बिलावल जो अवामी मार्च लेके निकले तो महंगाई आपका मुकाम पॉइंट आ जी। गया जी, बिल्कुल। यशवीन आपकी तरफ में आता हूं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम सारों को, आम आदमी की जरूर बात करनी है कि उसके पास वे आउट क्या है। वे आउट ये है कि मेरी जितनी तनख्वाह थी, मेरी तनख्वाह उतनी है, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कि जी सरकारी मुलाजमीन की 15% बढ़ा दी, पंजाब वालों ने पता नहीं शायद 30% बढ़ा दी, जो पेंशन ले रहे हैं उनकी 5% बढ़ा दी। लेकिन एक ये तमाम वो लोग हैं जो काम कर रहे थे या करते रहे हैं या सब कुछ, और इनके पास बाकी भी बहुत सारे पर्क्स हैं। वी लाइक इट, वी डोंट लाइक इट। एक आम आदमी क्या करे इस सारी सिचुएशन में, इस महंगाई के आलम में? उसको नहीं पता कि उसके साथ 70 साल में क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या किया है। आज भी उसको कहा जाता है कि यार तुमने ही सब कुछ बर्दाश्त करना है, सख्त फैसले हम ले लेंगे। क्या करे आम आदमी? बिल्कुल, देखिए आम आदमी की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, मेरा ख्याल है वो तो डिबेटेबल भी नहीं है, ना इससे कोई इख्तलाफ कर सकता है। वी डेफिनेटली नो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्या मतलब होता है। उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, इकोनॉमी में हर चीज महंगी होती है। मतलब जरूरियात जिंदगी जो कि शायद एक आम बंदे की दस्तरस में कभी थी, वो भी ऐसा लगता है कि वो उनके हाथ से स्लिप होती जा रही है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है। उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इस वक्त आप बरतानिया में, यूरोपियन कंट्रीज में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो निकाल के देखें, आपको बहुत सारे जवाब वहां से भी मिल जाएंगे। एक दुनिया ने एक पेंडेमिक का सामना किया, फिर उसके बाद ये यूक्रेन रशिया सिचुएशन, उसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, उन मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, आपके करंट अकाउंट का जो आपका करंट अकाउंट है उसके ऊपर उसका प्रेशर आता है, और जब करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है उसका प्रेशर डायरेक्टली आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर आता है, और रुपये की कदर में जो हम देख रहे हैं कि गिरावट है, उसके पीछे यही एक इस वक्त एज ऑफ नाउ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वैसे तो करंट अकाउंट डेफिसिट के बहुत सारे रीजन होते हैं, बट पाकिस्तान में प्राइमरीली और मोस्टली यही रीजन होता है कि जब आपका इंपोर्ट बिल का जो प्रेशर है वो हमेशा यही कुछ करता है एक्सचेंज रेट के साथ। आज भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह का मामला है। अच्छा, हमें एक और बात भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जब जब पाकिस्तान में थोड़ा बेहतरी की तरफ जाता है, जो कि अभी कुछ अर्सा पहले गया, तो वो जो एक बूम हम महसूस करने लगते हैं कि इकोनॉमी में आने लगा है, वो फौरन से बर्स्ट भी होता है। उसकी अगेन फिर वही रीजन है कि पाकिस्तान
इकोनॉमी बहुत सारी चीजों की वजह से जो अमाउंट ऑफ मनी पाकिस्तान की इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, फिर अगेन हेवी रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स जो है हमारी, और उसके अंदर फिर दोबारा बात वही फ्यूल के ऊपर आ जाती है कि सबसे बड़ा चंक जो है फ्यूल का होता है। तो वो जो एक सर्कल है वो आपको दोबारा उस चीज को सस्टेन नहीं करने देता। हमें कुछ देखें, एक मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या स्टेटमेंट्स दी, असद उमर साहब ने क्या कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ अर्सा पहले क्या कह रहे थे। हमें जब हम यहाँ पर बैठ के डिबेट करते हैं तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं, इनको जहां जहां मौका मिलेगा ये पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन हमें जब हम बैठ के बात करते हैं एज जर्नलिस्ट तो लोगों को ग्राउंड रियलिटी समझाने की जरूरत है पॉलिटिक्स से बाला तर होके। और Very अगर right. इस वक्त मैं ये कहूँ कि मिफ्ता इस्माइल पहले ये बातें क्लेम करते थे और आज वो अपनी जादू की छड़ी निकाल के घुमा दें, तो ये मेरे एंड पे भी गलती होगी। मुझे बिल्कुल ठीक है उनको सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जब वो मेरे सामने बैठे हों, जब वो मेरे सामने नहीं है तो हमें लोगों को सिचुएशन एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इस वक्त जो मामला है। देखिए, फिर अगर ब्लेम गेम में पढ़ना है तो फिर तो इमरान खान Very गवर्नमेंट right. से ये सवाल होना चाहिए कि IMF में इन द फर्स्ट प्लेस गए क्यों? वो थे? तो IMF के सबसे बड़े मुखालिफ उमर साहब उनके साथ बैठे हुए हैं। वो तो हमेशा कहते थे कि ये लोग जो है मईशत को चला नहीं सकते, इसलिए फिर IMF के पास बार बार बेल आउट के लिए जाते हैं। हम आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट देन वी सॉ द वर्ल्ड सॉ कि उनको IMF के पास जाना पड़ा उस सिचुएशन को। उस वक्त की भी जो ग्राउंड रियलिटीज थी, मैं उस वक्त भी समझती थी कि उन्होंने ठीक फैसला किया है। और आज की जो ग्राउंड रियलिटीज है, मैंने ये बात अपने बिल्कुल फर्स्ट कमेंट में कही थी कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, इररिस्पेक्टिव की किसकी गवर्नमेंट है। ये हम ऑलरेडी एक ऑनगोइंग IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, हम नया IMF प्रोग्राम नहीं ले रहे और हम उसमें से एकदम से विड्रॉ नहीं कर सकते। एक तो फॉर पॉलिटिकल रीजंस, फॉर क्रेडिबिलिटी रीजंस, एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम फॉर द वेरी फैक्ट कि हमारी मईशत को इस वक्त इस रिलीफ की, इस बेल आउट की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मेरा हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब हम मईशत पर कमेंट करते हैं, मिफ्ता को मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स हम जरूर करने दें क्योंकि वो सियासी जमात के नुमाइंदे हैं, हम नहीं। बिल्कुल ठीक है आलिया। अब इशू चाहे IMF का हो, चाहे फैक्टफ का हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हो, इशू सिर्फ एक है, वो ये है कि हम लोगों ने 72 साल में इंडिविजुअल्स पर फोकस किया है, हमने सिस्टम को ठीक नहीं किया। और बिकॉज हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर और बसीदा हो चुका हुआ है कि हम लोग समझते हैं कि फॉर इंस्टेंस आलिया को लगा दें, यशफीन को लगा दें, आप रिदा को लगा दें तो चीज़ें ठीक चलेंगी, लेकिन उस पूरे निज़ाम को, उस प्रोसेस को ठीक करने की किसी ने शायद कोशिश की भी नहीं। और शायद इसलिए भी नहीं करते कि अगर ये सिस्टम ठीक हो गया तो इंडिविजुअल्स की जो वर्थ है वो शायद कम हो जाएगी। डू यू एग्री ऑन दैट? बहुत अहम सवाल है मंसूर आपका। देखिए, हम जरा अगर अपने करीबी मुल्कों पर नजर डाल लें, हम क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो आप अपने सिस्टम को किस तरीके से ठीक करते हैं? आपके सामने मिसालें मौजूद। आप जरा इंडिया की मिसाल ले लीजिए। 90s में उन्होंने लास्ट टाइम अपना IMF प्लान लिया था, उसके बाद वो उसमें से निकल गए। कैसे निकले? उनके पास क्या कोई फरिश्ते हैं? उनके पास कोई जादू की छड़ी है, मैजिक बैंड है, वो उसको हिलाते हैं और उनका काम हो जाता है? या वो उनको कोई आके बताता है कि आप ये फॉर्मूला इख्तियार करेंगे तो आपका जो मुल्क है वो तरक्की करेगा, आप IMF से निकल जाएंगे, फिर आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश कहाँ तरक्की करके कहाँ पहुंचा हुआ है। आप उनकी इंडस्ट्रीज देखिए, आप उनकी कपड़े की तरह देखिए, इंडस्ट्री कहाँ पर है। आप जब दूसरे मुल्कों में जाके खरीदारी करते हैं तो आपको दुनिया के बड़े बड़े आउटलेट्स पर जो आपको ये फैब्रिक नजर आता है, जो कपड़ा नजर आता है और जो रेडीमेड क्लोथ्स नजर आते हैं, उसमें कौन से ब्रांड होते हैं? उसमें चंद ब्रांड्स के, मतलब एक तो वहां के ब्रांड होंगे, आपको यूरोपियन ब्रांड्स मिलेंगे, और इस खित्ते के जब आपको ब्रांड मिलेंगे तो उसमें बांग्लादेश ऊपर लिखा हुआ नजर मिलेगा। आपको इंडोनेशिया मिलेगा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड इंडिया। अब पाकिस्तान की सिस्टम क्यों नहीं ठीक हुआ? अगर ये सब लोग कर सकते हैं, ये कंट्रीज भी तो हमारे जैसे ही है ना। वैसे तो हमारे जैसे नहीं है क्योंकि वो तरक्की करके बहुत कहीं पहुंच चुके हैं, लेकिन जब हम IMF से निकलने की बात करते हैं तो ये कैसे निकल गए? हम आखिर श्रीलंका तक रह गए। एक और बात मैं आपको बता दूं, श्रीलंका का मामला हमसे मुख्तलिफ है। वो हमारे जितना बड़ा, इतनी आबादी, ये सब कुछ उनके मसाइल नहीं है। वो अपने आप को निकाल लेंगे, उनके मसाइल ठीक हो जाएंगे। हमारे मसाइल उनसे कहीं ज्यादा बड़े हैं। हमने अभी तक किसी ने ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला इख्तियार किया जाए इस तरीके से कि इस हमेशा के लिए हम IMF से निकल जाएं। हम अभी तक 75 IMF के प्लान पर ही मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मेरे ख्याल में हाल ये होना चाहिए कि हु इज़ रेलिवेंट, हु इज़ इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान या इंडिविजुअल्स। सो अगर इस चीज़ का फैसला हम आज जून 2022 में नहीं कर पाएंगे
तो फिर मेरे ख्याल में ये हम एक बहुत बड़ा गुनाह करेंगे अपने मुल्क के साथ और उन लोगों के साथ जो इस मुल्क के साथ सिंसियर है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी रिदा, आपकी तरफ मैं आता हूं। जरा आईएमएफ को हम फाइनली, अब अगर क्लोजर की तरफ आईएमएफ को लेकर चलें तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन विजिट होगा हमारी तरफ, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा नाम वाइट लिस्ट में जाएगा और ये तीसरी दफ़ा होगा, और उसके बाद हम निज़ाम को ठीक कर सकेंगे, सिस्टम को ठीक कर सकेंगे। ये आज भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या कहेंगी? जी मंसूर, अच्छा थोड़ा सा इस पे बात कर लूं कि ये जाहिर सी बात है, सहाफ़ियों का काम है कि वो सारे तमाम हक़ाइक़ के साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो दें, आधा अधूरा ना रखें। और डेफिनेट सी बात है, सियासतदानों का काम है कि वो सियासत करें। तो थोड़ा सा हक़ाइक़ पे बात कर लेते हैं ना। IMF में के पास सबसे पहले पाकिस्तान कब गया है? वे बैक 61 ईयर्स बैक, जब 1958 में जनरल अयूब खान लेके गए पाकिस्तान को सबसे पहले IMF के अंदर। वहां से हमने सबसे पहले जो है वो अग्रीमेंट किया, और 25 मिलियन का वो अग्रीमेंट था जब सबसे पहले स्टार्ट जहां से किया गया। उसके बाद 2 दफा उन्होंने 1965 और 68 में फिर दोबारा से IMF में लेके गए पाकिस्तान को, और वहां ले जाके खड़ा किया। तो जो पॉलिसीज देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें पॉलिसीज जो है वो वही हैं, फेसेस चेंज होते रहते, लेकिन उसका तसलसल चल रहा होता है। प्लस एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे है कि उसके बाद भी अगर हम देखें, जब अयूब साहब चले गए और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, पॉलिटिकल अगर हम रिजीम में बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी पहली पार्टी जो कि IMF में गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक तसलसल चलता हुआ आ रहा था, एक पॉलिसीज का वो सारा मामला था। जब PTI की गवर्नमेंट आई, जो कि फॉर द शॉर्टर पीरियड आई है, क्योंकि दीगर पार्टीज, मेरे उसका कहने का मकसद भी यही था कि जो इस वक्त मौजूद है सारी 13 जमातें, वो माजी में भी रही हैं, और वो सारी जमातें बड़ी काबिल अपने आप को कहती रही हैं, और वो जानती हैं, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, क्योंकि वो रहे माजी में, उनका एक्सपीरियंस था। जिस फील्ड में भी या जिस काम में भी आप किसी ऐसे बंदे को उतारेंगे जिसका एक्सपीरियंस हो, तो उसको पता होगा कि उसको चीजों को लेके कैसे चलना है, चाहे उसमें बीच में थोड़े अरसे के लिए किसी के पास भी वो पावर या अथॉरिटी अगर शिफ्ट भी हो जाए। तो PTI के पास जस्ट फॉर द टाइम पीरियड, यानी कि 3.5 इयर्स के पास, सवाल ये ना कि उनके पास जो शिफ्ट ऑफ पावर गया वो 3.5 साल के लिए गया। उससे पहले और अब वही फेसेस हैं, वही लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिदा आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है कि वो आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। ठीक, यशफीन जो अभी इस वक्त रिदा बात कर रही हैं, अब उसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाहूँगा। ये जो साजिश और साजिश का बयानिया है, इसके ऊपर DG ISPR ने कहा जी कोई इंटरवेंशन नहीं हुई, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। कहा गया कि जी DG ISPR का अपना पर्सनल व्यू है। उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरा कोई व्यू नहीं होता, मैं DG ISPR हूँ, तो मेरा व्यू वो है जो इंस्टीट्यूशन का व्यू है। अब उसके बाद कहा गया कि जी इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बना दें। ISPR ने कहा बना लें, 100 बिस्मिल्लाह बना लें। अब सिचुएशन ये है कि जो अगर जुडिशल कमीशन पहले क्या हुकूमत बनाएगी, नंबर 2 अगर बनाती है और उसका फैसला आना है, उसका फैसला कबूल ऑपोजिशन इमरान खान साहब करेंगे, हुकूमत करेगी, इसको आप कैसे नरेट करेंगी? देखिए, अगर आप एक क्या कहें उसको, कि अगर आप इस वक्त जो एक केओस क्रिएट हुआ है पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, और उसका जो एक, अगर आप उसका एपिसेंटर ढूंढें तो वो इसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर और इसी कंट्रोवर्सी के अंदर खान साहब ने उसको बना रखा है जी कि एक आलमी साजिश हुई है, और अब वो थोड़ा सा एक कदम आगे चलते जा रहे हैं और ये कहना शुरू हो गए हैं कि उसके अंदर मे बी यहाँ के जो कंसर्न्ड इदारे हैं उनको कोई रोल प्ले करना चाहिए था, या वो इन्वॉल्व थे, या जिस तरह भी आप इसको फ्रेज कर लीजिए। ये एक नैरेटिव है जो उन्होंने बिल्ड कर रखा है, और वो ये कह रहे हैं जी कि मेरे खिलाफ एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब अगर आप इस वक्त इसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसको सामने रख के बात करें, तो जहन में पहली बात यही आती है कि बना दें एक जुडिशल कमीशन, ताकि ये मसला वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए और बात जो है वो आगे बढ़े। लेकिन जब आप इसको किसी और एंगल से या जाविये से देखते हैं तो फिर एक सवाल जहन में ये भी आता है कि आप इदारों की बात कर रहे हैं, आप एजेंसीज की बात कर रहे हैं,
आप इंस्टीट्यूशंस यानी कि फॉरेन ऑफिस की बात कर रहे हैं, सफारतकारों की बात कर रहे हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड हैं और बार बार खान साहब का जो नैरेटिव है या खान साहब का जो दावा है उसकी नफी कर रहे हैं। तो यही लोग हैं जिन्होंने अगर कोई कमीशन भी बनता है तो उसमें भी आना है और आके बात करनी है और यही कुछ कहना है, ऑफकोर्स यही दोहराएंगे और क्या कुछ नया या अनोखा क्या ही ऐसा होगा जो कह डालेंगे। तो फिर उस जहन में अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जहन में ये सवाल आता है कि क्या जरूरत है एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज की, और फिर थोड़ा सा खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, उनको थोड़ा सा इस चीज को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अभी फैटिफ की अगर आप बात कर लें, ओवरऑल इस वक्त मुल्क का जो इमेज है इंटरनेशनली उसकी बात कर लें, एक सुपर पावर को कंट्रोवर्सी में बार बार घसीट के पाकिस्तान के इमेज पर पहले ही बहुत क्वेश्चन मार्क है, उसको मजीद मत बढ़ाएं। ये एक गुजारिश है, एक दरखास्त है जो हम कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कि थोड़ा सा इस चीज को मैच्योरली देखें। और फिर ऑफ कोर्स जो आखिरी पॉइंट है वो वही है जो अभी आपने खुद कहा कि बन भी जाता है जुडिशल कमीशन, तो इस बात की क्या गारंटी है कि खान साहब उस फैसले को तस्लीम कर लेंगे। आपको अगर माजी का जुडिशल कमीशन याद हो जो धांधली के लिए बना था, उन्होंने कहा धांधली नहीं हुई है, देयर वर सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, अगर आपको वो रिपोर्ट याद है मंसूर। अब उसके बाद हमने ये देखा कि जितना अरसा खान साहब हुकूमत में नहीं आए, खान साहब ने उस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को इतना ज्यादा ट्विस्ट किया और उसके गिर्द फिर अपना नैरेटिव बिल्ड करते गए। तो इसके अंदर से भी जो कुछ निकलेगा हम यही देखेंगे कि खान साहब उसको फ्यूचर में इसी तरह की नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वही बात है कि अगर आप मुझसे ये पूछें तो मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि बना दें जुडिशल कमीशन ताकि इस मसले का वंस एंड फॉर ऑल कोई हल हो। पॉइंट आ गया। अब इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो शायद हल मुझे नहीं लगता कि होगा। खान साहब नहीं मानेंगे, और मानेंगे भी तो किसी ना किसी चीज को पकड़ के उसके ऊपर वो इशू क्रिएट करते ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आलिया, अब 3-4 चीजें हैं बड़ी मेजर जिनके ऊपर हमने इस चीज का एनालिसिस करना है। एक, क्या यूएस रजीम चेंज में, मुल्कों के रजीम चेंज में अपना किरदार अदा करता रहा है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, क्या पाकिस्तान इंपॉर्टेंट ऐसा मुल्क है जहां पर रजीम चेंज का यूएस सोचे, नंबर 2। नंबर 3, उस रजीम चेंज का रिजल्ट किसके हक में कैसा आ रहा है, नंबर 3। और नंबर 4, इस रजीम चेंज को एडवोकेट करने के लिए लोग कितने जाके मिले हैं, नहीं मिले। इस सारी रिपोर्ट जो यशफीन अभी बात कह रही है ये पहले दी जा चुकी है कि जी इसके अंदर, और वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। आज आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे, वो इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहेंगे जिन्होंने पहले बता चुके हुए हैं कि जी ये है। सो इस पूरी एक्सरसाइज का कोई रिजल्ट निकलेगा या ये ठीक है जो हो जाएगा बस ठीक होगा? पहले तो हमें जो हमारा एक माइंडसेट है ना हमेशा से, वो ये है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और हम इतने इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए कि सबको बस हमारी फिक्र पड़ी, इजराइल से लेकर और अमेरिका तक सब सिर्फ हमें तबाह करना चाहते हैं, हम पे कब्जा करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर खजाने बिखरे पड़े हैं, हम इस वक्त दूध की नहरें बह रही हैं और शहद की, और उसमें हम नहा रहे हैं। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा हमसे बहुत जेलसी है और वो कहते हैं कि इनके पास आकर इतने खुशहाल क्यों, शायद ये वजूहात है। ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और ये एक दिन में नहीं होता। इसके लिए आपको नैरेटिव बिल्ड करने पड़ते हैं अपने टेक्स्ट बुक्स में, अपने करिकुलम में। ये सिर्फ एक जमात की बात नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान या उनकी पार्टी की बात नहीं है, वैसे भी एक माइंडसेट हमारा ही है। अब आते हैं हम इमरान खान की तरफ। इमरान खान, ये जो आपने ये सवाल किया कि क्या अमेरिका रिजीम चेंज वो पहले उसने कभी किया है, उसने किया है, कहा जाता है। अच्छा, क्या अमेरिका इतनी पावर है उसके पास है, सुपर पावर है वो? क्या पाकिस्तान में उसने रिजीम चेंज किया है? नो। देखिए, जब कहीं पर रिजीम चेंज होता है ना, उसके सारे पर्सपेक्टिव आपको देखने पड़ते हैं। एक खत लहरा देने से आपके पास वो खत आया और आपने इतने महीनों के बाद वो खत दिखाया, आपने ये इशू इतनी देर के बाद क्यों उठाया? नंबर 2 कि आपके शेख रशीद साहब और आप ये कह रहे हैं कि आईबी आपको पहले बता चुकी थी कि आपका बिस्तर गोल है क्योंकि आपको आगे वोट नहीं मिलने लगा, आप जा रहे हैं 3 महीने पहले, और आगे वो कब फरवरी या मार्च में दिखा रहे हैं वो खत। और शेख रशीद खुद जो उनके बहुत करीबी हैं, वो क्या बैठ के कह चुके हैं टेलीविजन प्रोग्राम में, हर जगह वायरल हो चुका है वो प्रोग्राम, कि खान को सब कुछ पता था, उसे पता था जा रहे हैं। मैंने उसे जब ये बताया कि एजेंसीज की ये रिपोर्ट है कि हमारा हालात, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, तो उसने कहा कि मुझे पता है। ऐसी बात है, ये मैं खुद से तो नहीं कह रही, जहाँ हर जगह बात हो रही है और आपने खुद बैठ कर कही। तो जब आपको पहले से पता है तो इससे पता ये चलता है, और फिर IMF का प्लान आता है तो फिर उसमें क्या होता है कि जी ये बारूदी सुरंगें इसलिए बिछा के गए हैं कि आप उसमें तब्दीलियां करते हैं, आप उनको इनकार कर देते हैं। इससे पता ये चलता है
कि साजिश अमेरिका ने हमारे खिलाफ या इस हुकूमत जी आलिया की जी हमारे से आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट कर लें लेकिन कनेक्ट नहीं हो सकता। ओके यशवीन थैंक यू वेरी मच जी। आ गई जी आलिया, कमेंट क्लोज कीजिएगा जी। मैंने अपनी बात रोकी। बात दरअसल ये है कि मैं सब आखिरी बात करूंगी। ये जो सारे हालात मैंने आपको बताए, इन सब से पता ये चलता है कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ या रिजीम चेंज की उसने नहीं की साजिश। ये लगता है कि हमने उनके खिलाफ साजिश की है, क्योंकि कंटेनर्स पर हम जो नैरेटिव हमने इख्तियार किया था पूरा वेस्ट और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के खिलाफ जो हमने बातें की, वो हम उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे और अभी भी हम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं। बिल्कुल ठीक है आलिया शाह, थैंक यू वेरी मच। यशफीन जमाल बहुत शुक्रिया। रिदा सैफ़ी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन एट द एंड ऑफ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल में अगर इन पॉइंट्स को हम लोग एड्रेस कर लेंगे, आज की हुकूमत जो PDM की तमाम जमातें ये समझ लेंगी, इमरान खान साहब समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल में मुल्क एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ चल सकेगा। नंबर 1, इस वक्त इंटरेस्ट रेट मज़ीद इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। सो आप याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो लोनिंग होती है इस वक्त एज पर जब से ये सारा सिस्टम स्टेट बैंक का चेंज हुआ है, वो सबसे ज़्यादा हुकूमत की तरफ जाती है। सो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हुकूमत जब लोन लेगी तो वो और महंगे लोन लेगी, एक जिसको एड्रेस करने की, जिसको कर्टेल करने की ज़रूरत है। नंबर 2, आपका जो डॉलर और रुपी का जो एक रिलेशनशिप है वो इस वक्त तमाम इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि जी मार्केट को कम अज़ कम 10 से 15% करेक्शन में आना है। लेकिन अगर आप रोज सुबह स्टॉक मार्केट देखें और रुपी डॉलर को देखें तो वो यूं इंक्रीज कर रहा है और किसी को, मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इस सारे में ये जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी ये तमाम चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत है और इनको ख़त्म करना है। और दूसरी तरफ ये जो प्राइस हाइक्स, जब तक आप ये जो आपने एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, आप इसको सेटल डाउन नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई, पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। आप जितने मर्जी नारे मारते रहे कि सुबह स्टेट बैंक ठीक कर देगा, मार्केट को हम करेक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक आपके इन्वेस्टर को इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं होगी कि पाकिस्तान स्टेबल है और पाकिस्तान के अंदर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। इसको एड्रेस कर लें, पाकिस्तान सही डायरेक्शन पे इंशाल्लाह ताला ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।